तो जल्दी से 2 मिनट लगाकर डांस क्लास का रीड कर रहे हो तो स्टार्ट करो। उठाने वाला ज्यादा बढ़िया नहीं था। मेरी जनता में कौन रह गया? कुबेर इसमें, कुबेर के साथ फिर आदर्श भी इसको भी करता है। क्या करते हैं? सर जल्दी से लास्ट क्लास का रीड कर रहे हो? जल्दी से रीड कर लो। लास्ट क्लास करा हुआ है। चलिए सर, आज बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। एक एक चीज सुनिएगा, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, कहीं पर कोई चीज गलत ना हो या कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। हर एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज समझनी बहुत जरूरी है और ऑब्जर्व करनी बहुत जरूरी है। मैं आपके सामने एक ऑब्जेक्ट लेता हूं जिसको मैं सन बोलता हूं। सन का काम क्या होता है? एनर्जी रिलीज करना। हम बोलते हैं दिस इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास कैपेबिलिटी है एनर्जी रिलीज करने की, मैं उसको सोर्स या एमिटर का नाम देता हूं। पक्का? ऐसे ही सपोज यहां पर कबीर खड़ा है, एनर्जी इसके पास गई, इससे रिफ्लेक्ट हुई और हमने इसको देखा। कहीं ना कहीं एनर्जी इसके पास गई है, इसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करा होगा, तो मैं इसको नाम देता हूं एब्जॉर्बर या रिसीवर। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो मेरे लिए एनर्जी कुछ रेज में सोर्स से किसकी तरफ मूव करी है? रिसीवर की तरफ। तो ये जो रेज हैं इनको जनरली हम नाम देते हैं एज एमिशंस, यानी जो इस ऑब्जेक्ट से रिलीज हुई, बाद में लिखिएगा प्लीज, या एब्जॉर्प्शंस, या कॉमनली दे आर रेफर्ड एज रेडिएशंस।
यानी कॉमनली आप एमिशंस एब्जॉर्प्शंस को एक सिंपल सा नाम दे सकते हो, रेडिएशंस। समझिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। एनी ऑब्जेक्ट विच हैज द एबिलिटी टू रिलीज एनर्जी इज नोन एज एमिटर और सोर्स। एनी ऑब्जेक्ट विच हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट एनर्जी, फिर चाहे आपने 100 यूनिट की एनर्जी भेजी और उसने 30 यूनिट की एक्सेप्ट कर ली, तो वो क्या है, एक्सेप्टर या एब्जॉर्बर या रिसीवर। अदरवाइज अगर हम एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करें तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, वो रिलीज होने वाली एनर्जी का नाम क्या पड़ा, एमिशंस। जो एब्जॉर्ब हो रही है उसका नाम पड़ा एब्जॉर्प्शंस, और कॉमन नेम क्या पड़ा, रेडिएशंस। पक्का बात समझ में आती है? लिखिए प्लीज। एनर्जी एस्पेक्ट्स which support the journey of Bohr's which supports the journey of Bohr's। सबसे पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट सोर्स। सोर्स देखो, एनी ऑब्जेक्ट विच हैज द कैपेबिलिटी, लैंग्वेज इधर उधर होगी, मीनिंग सेम ही होगा, विच हैज द कैपेबिलिटी ऑफ एमिटिंग एनर्जी। सेकेंड, रिसीवर। रिसीवर, एनी ऑब्जेक्ट which has the capability of accepting slash receiving energy, accepting slash receiving energy। लिख लिया? इसके बाद फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड, पॉइंट्स में लिख पा रहा हूं जो जो मैं टर्म्स यूज करूंगा। ऊपर बेटा, एनर्जी रिलीज्ड कैन बी in the form of heat, sound and light। They are commonly termed as radiations। They are commonly termed as radiations। रेडिएशंस, नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएशंस। Radiations can be emitted absorbed or reflected by the object।
कैन बी एमिटेड, एब्जॉर्ब्ड और रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट। ये डायग्राम बना रहे हो। क्लियर है। कुछ भी कर सकता है। आज मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है, तो ये 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। आपने व्हाइट पहनी है, तो ऑलमोस्ट 100% वो लाइट को क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो आप और मैं दोनों ही एब्जॉर्बर हैं, लेकिन मेरे एंड पे मैं 100% एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूं और आप 0। ठीक है, उधर हो जाओ। हाँ, थोड़ा दूरी बनाए रखी। एक दूरी पास आना जरूरी था, लेकिन एक दूर जाना जरूरी है ना। समझदारों को इशारा काफी है। चलिए लिखिए। रेडिएशंस कैन पोजेस, नेक्स्ट पॉइंट है, रेडिएशंस कैन पोजेस टू नेचर। फर्स्ट, पार्टिकल नेचर। सेकेंड, वेव नेचर। ये क्या है, अभी सब कुछ समझाने लगा हूं, एक कॉन्टिन्यूटी में लिख पा रहा था इसलिए लिख पा रहा हूं। ठीक है, लिखिए फर्स्ट, पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, इट वॉज सजेस्टेड दैट, हम दोनों ने कल क्लास ली थी। इट वॉज सजेस्टेड दैट रेडिएशन मूविंग फ्रॉम source to absorber, moving from source to absorber are made up of small particles, are made up of small particles called corpuscles. Called corpuscles. CORPACELES। आपने वर्ड सुना हुआ है ये 10th क्लास में बायोलॉजी में, आरबीसी। तो सी क्या होता है, कॉर्पसल्स। ठीक है ना।
that is having some mass as it travels with some velocity, as it travels with some velocity, therefore energy associated ब्रैकेट में E equals to mc square और mv square, where c is speed or velocity of light and v is velocity of रेडिएशन ही लिख लें, पार्टिकल ऑफ रेडिएशन का लिखना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर एनर्जी का मास, तो एनर्जी का मास कितना है और है भी या नहीं, इसको हम लोग एक कॉन्ट्राडिक्शन में बोल सकते हैं। लेकिन एक साइड से अगर हम बात करें तो हमें बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल रखे हैं जहां पर हमें पता चलता है कि डेफिनेटली एनर्जी के पास पार्टिकल्स हैं और उन पार्टिकल्स का क्या है, मास है। और बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जिसमें हमें रियलाइज होता है कि एक पार्टिकल ऑब्जर्वेशन में नहीं आता या एनर्जी के कोई पार्टिकल नहीं है, यानी उनका मास नहीं। अब पहला पॉइंट कैसे, सपोज मैं यहां पर जोर से चिल्लाऊं या मैं यहां पर एक हाई म्यूजिक सिस्टम लाकर उसको बजाने की कोशिश करूं, या बाहर सपोज एक गाड़ी आए और उसने हाई बेस पर गाना लगा रखा है, तो कहीं ना कहीं अंदर शीशे हिलते हैं, टूट भी सकते हैं। वो शीशे हिले या टूटे कैसे, डेफिनेटली जो गाड़ी में वो बेस लगा हुआ था उसमें से जो सेंसेशंस हैं वो गाड़ी से रोड पर आए, रोड से फ्लो करते करते इस दीवार में आए, दीवार से फ्लो करते करते शीशे में आए और शीशा क्या हुआ, वाइब्रेट हुआ। तो यहां पर जो उनसी ट्रैवलिंग ऑफ एनर्जी है वो कहीं ना कहीं एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में फ्लो कर रही है, तो यहां पर जरूर इसके पास क्या होगा, पार्टिकल नेचर होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर हम बोल सकते हैं दे डू नॉट ऑफर पार्टिकल नेचर। तो अभी फॉर द टाइम बिंग क्योंकि ऑफर कर रहा है, हमने आइंस्टाइन की एक इक्वेशन लिखी, दैट इज ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर। हमने बोला जहां पर जो भी एनर्जी वाला पार्टिकल है उसका कुछ मास होगा, और वो जब मूव कर रहा है, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो ई इक्वल्स टू एमसी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड थोड़ी सी अलग है तो वहां पर हम क्या इस्तेमाल कर लेंगे, सी की जगह पे क्या इस्तेमाल कर लेंगे, वी इस्तेमाल कर लेंगे। यहां पर अगर आपको याद भी हो तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूं, सपोज बाहर रोड पर बिजली कड़की, यानी बाहर लाइटनिंग हुई। अब आप वहां पर खड़े हुए ऑब्जर्व कर रहे थे, आपको पहले लाइटनिंग दिखाई देती है या सुनाई देती है, दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई पहले देती है, क्योंकि वहां पर जब वो दिखाई दे रही है तो वो लाइट ट्रैवल कर रही है, और सुनने में क्या ट्रैवल कर रहा होता है, साउंड। और कहीं ना कहीं लाइट की जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से काफी ज्यादा होती है। एक और भी पीछे रीजन है, लाइट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल बट साउंड रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। एग्जाम्पल सी बात है, मैं सपोज यहां पर यही बॉटल है, इसका अगर कैप ट्रांसपेरेंट होता, जो आप अक्सर अपने रिसेस में करते थे, बचपन में आप लोग बॉटल्स लेकर जाते थे, वाटर बॉटल का कैप उतारा, फेस पे लगाया, एयर सक करी, और ऐसा लगता था कि आप लोग हनुमान जी बन गए। करा होगा ऑलमोस्ट सबने, नहीं तो देखा होगा लोगों को करते हुए। अब जब वहां पर वो बॉटल का ढक्कन आपके मुंह पे चिपक गया, आप कुछ भी बोलने की कोशिश करो, सामने वाले को आवाज नहीं आती, लेकिन वहीं पर आपका चेहरा दिखाई दे रहा होता है। तो चेहरा कैसे दिखाई दिया, लाइट पास गई, आपके फेस पे टकराई, वापस आई, दूसरे की आंखों में गई, तो डेफिनेटली चेहरा दिखाई दे रहा है, यानी लाइट इज ट्रैवलिंग थ्रू इट।
बट आप बोल क्यों नहीं पा रहे हो? आप तो बोल रहे हो लेकिन हमें सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि आपसे निकली हुई साउंड एनर्जी को कोई मीडियम नहीं मिला। यहां पर आपने क्या क्रिएट कर दिया है? वैक्यूम क्रिएट कर दिया है। वो साउंड ट्रेवल नहीं कर रही। तो लाइट एनर्जी डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल, बट साउंड एनर्जी डज रिक्वायर सम मीडियम टू ट्रेवल। बात समझ में आती है? अब जरा मैं वापस आ जाता हूं, मैंने जो अभी तक लिखवाया है उसको समझाने के लिए। तो बात को ध्यान से समझिएगा। हम लोग यहां पर रेडिएशंस की बात कर रहे हैं। हमारे लिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो एनर्जी रिलीज करता है। वो एनर्जी हीट में हो, साउंड में हो, लाइट में हो, मैंने उसको एक कॉमन नाम क्या दे दिया? रेडिएशन दे दिया। पक्का? अगर वो हीट से निकलेगा तो हम उसको थर्मल रेडिएशन बोल सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम दे सकते हैं, इसलिए हमने कॉमनली क्या नाम दे दिया? रेडिएशन। अब उस रेडिएशन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो रेडिएशन छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना है। वो पैकेट जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट आ रहा है वो दो नेचर पोजेस करता है। पहला नेचर क्या है? पार्टिकल नेचर। यानी इट विल बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ मास एंड वुड बी हैविंग सम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। डेफिनेटली ये सामने वाले पे या किसी ऑब्जेक्ट पे क्या क्रिएट कर सकता है? इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो इसके पार्टिकल बिहेवियर को, यानी जैसे ये पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, तो उस बिहेवियर को हमें आइंस्टाइन ने बताया, और आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर या E इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर। पक्का बात समझ में आती है? ये चीजें हमने फ्रीक्वेंटली पढ़ी हुई हैं या सुनी हुई हैं। इससे अगला जो वेव नेचर है ना, वो हमने सुना नहीं हुआ, तो उसके अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी बातचीत करूंगा ना, तो ध्यान से सुनिएगा। एक सेकंड के लिए पहले इतना रीड कर रहे हो, फिर आगे बात करें जल्दी से प्लीज। सर पार्टिकल नेचर ही चल रहा है। रशनीत कितने बजे की क्लास थी? सर 5:30 की। फिर आप कितने बजे, और वो भी ऑनलाइन क्यों? सर स्कूल से आई थी, थकी हुई थी, सो गई। फिर उसके बाद 15 मिनट लेट हो गया था, तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन ले लूंगी। तो ऑनलाइन समझ में थोड़ी आएगा इन बिटवीन द टॉपिक। सॉरी सर, अगली क्लास से टाइम पे आ जाऊंगी। कैसे समझाता हूँ। सर अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं आपके पास आ दूंगी, 5-10 मिनट डाउट ले लेना। सही बात है भैया। चलिए, मैंने यहां पर बोला कि आपका जो एक ऑब्जेक्ट रेडिएशन रिलीज कर रहा है, वो रेडिएशंस दो तरीके के नेचर पोजेस कर रहे हैं, जिसमें से एक है पार्टिकल नेचर, दूसरा है वेव नेचर। अभी मैंने वेव नेचर के बारे में बात नहीं करी, अभी हम पार्टिकल नेचर की बात करें। यानी अगर वो किसी चीज पे बम्बार्ड किया जाए तो डेफिनेटली कुछ इंपैक्ट क्रिएट करेगा। वो इंपैक्ट क्रिएट करना, वो मोमेंटम पोजेस करना, रेफर्स की कोई ऑब्जेक्ट के पास क्या है? या तो मास है या तो वेलोसिटी है, तभी वो क्रिएट करेगा। अगर मास जीरो हो जाएगा तो भी मोमेंटम जीरो है, और अगर वो स्टेशनरी है तो भी मोमेंटम जीरो है। तो दोनों कैरी करेगा तभी उसके पास मोमेंटम होगा, तभी वो पार्टिकल नेचर पोजेस कर रहा होगा। तो पार्टिकल नेचर के लिए हमने दिया E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर या E इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। पक्का? चलिए, हो गया यहां तक। नेक्स्ट, वेव नेचर। अब ये वेव नेचर क्या है, पहले टर्मिनोलॉजी समझेंगे, फिर इससे आगे बढ़ेंगे। ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा, सुनिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। इधर देखो प्लीज सारे। मान लेते हैं ये दोबारा से एक सोर्स है, ये सामने एक रिसीवर है। आपने बोला यहां से रेडिएशन रिलीज हो रहे हैं, हाँ या ना? तो ये जो रेडिएशन रिलीज हो रहा है, ये इतना आसानी से सीधा मूव नहीं करता है। पहली चीज तो ये रेडिएशन छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना है। मैंने जब पार्टिकल नेचर पोजेस करा या बात करी पार्टिकल नेचर की, तो मेरे लिए ये कॉर्पसल था। लेकिन अभी मैं पढ़ने जा रहा हूं वेव नेचर, और वेव नेचर में मैं वर्ड पार्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैंने इसको क्या नाम दिया है? पैकेट। यानी मेरी वेव नेचर में, लैंग्वेज में, अगर मैं बोलूं ये दीवार है तो दीवार के लिए ब्रिक क्या है? पैकेट। अगर मैं बोलूं एलिमेंट है तो एटम क्या है? पैकेट। अगर मैं बोलूं कंपाउंड तो मॉलिक्यूल क्या है? पैकेट। वहीं पर पार्टिकल नेचर में एलिमेंट के लिए एटम क्या हो जाएगा? पार्टिकल।
कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पार्टिकल। दीवार के लिए ब्रिक्स क्या हो जाएंगी, पार्टिकल। यानी स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, जो छोटे से छोटा हिस्सा है, जो छोटे से छोटा यूनिट है, उसको मैं वेव नेचर में किससे बोल रहा हूं, पैकेट से। और ये पैकेट किसका है, पैकेट ऑफ एनर्जी, और इसको नाम दिया गया क्वांटा। वहीं पर अगर ये मूव करने वाला रेडिएशन लाइट है, तो पैकेट ऑफ लाइट एनर्जी नाम आ जाएगा फोटोन। यानी अगर सोर्स से रिसीवर की तरफ मैंने कोई एनर्जी बम्बार्ड करी, फेंकी, तो वो एनर्जी छोटे 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 पैकेट्स की फॉर्म में मूव कर रही है, और वो छोटे छोटे पैकेट्स को क्या नाम दिया जा रहा है, क्वांटा या फोटोन। पक्का बात समझ में आती है। अब यहां पर जो ये क्वांटा है, अगर हमें लगे कि सर ये सीधा मूव कर रहा है, तो हमारे लिए ये सोचना गलत होगा। यानी हम बोले ये एक लीनियर मोशन में मूव कर रहा है, तो हम गलत हैं, ये लीनियर मोशन में मूव नहीं कर रहा है, बल्कि लीनियर के साथ एक और मोशन पोजेस कर रहा है, जिसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। यानी अ क्वांटा मूविंग फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर is possessing a combination of two motions. One is a linear or a translatory motion, while second is an oscillatory motion. अब oscillatory motion क्या होता है और linear motion क्या होता है? मैं यहां पर चल रहा हूं सीधा, तो ये मेरे लिए लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन है। लेकिन मैं वाइब्रेट करूं, वाइब्रेट कैसे करूं, मैंने एक स्ट्रिंग लिया, दो नेल्स के बीच में बांध दिया, उसको पकड़ा, वो क्या करता है, टू एंड फ्रो दिखाता है, आगे पीछे ऊपर नीचे दिखाता है। वो टू एंड फ्रो मोशन को आप बोलते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। अब ये ऑसिलेटरी मोशन भी वैसे दो तरीके के होते हैं। कैसे कैसे, एक, मान लो मैं यहां से यहां जा रहा हूं और ये ऑसिलेट करे इसके परपेंडिकुलरली, वहीं पर मैं यहां से यहां जा रहा हूं और ये ऑसिलेट करे पैरेलली। तो आपके लिए परपेंडिकुलरली ऑसिलेट करना और पैरेलली ऑसिलेट करना दो डिफरेंट टाइप के ऑसिलेशंस या दो डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटरी मोशन कहलाते हैं। मैं दोबारा से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके लिए क्वांटा लीनियर मोशन पक्का पोजेस करेगा, ऑसिलेटरी मोशन पक्का पोजेस करेगा, लेकिन ऑसिलेटरी में से कोई एक पक्का पोजेस करेगा, चाहे वो है आपके लिए परपेंडिकुलर या पैरेलल। पक्का बात समझ में आती है। अब यहां पर परपेंडिकुलर ऑसिलेटरी मोशन कैसे हुआ? वो मतलब तो टू एंड फ्रो मूव करता ना। टू एंड फ्रो मूवमेंट है, ये ले, ये लाइन है मेरी एक्सिस की, टू एंड फ्रो ऊपर नीचे हो सकता है। तूने सपोज ये पेन पकड़ा, ये नीचे जाए ऊपर आए, नीचे जाए ऊपर आए, नीचे जाए ऊपर आए, तो मेरे लिए ये लाइन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर है ऑसिलेशन। दूसरा, इसी लाइन के रेफरेंस में देखो, ये आगे जाए पीछे जाए, आगे जाए पीछे जाए, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। पक्का। अब अच्छा, मैं ओके। सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी नहीं रख रहा हूं, प्लीज समझिएगा बात को। इस ऑब्जेक्ट ने यहां से उठकर यहां आना है। अगर ये सीधा का सीधा आए, लीनियर, अगर ये वाइब्रेट करते हुए आए, तो लीनियर प्लस ऑसिलेटरी, और ऑसिलेटरी में भी कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला। दोबारा से ये यहां से यहां आना चाहता है, ऑसिलेटिंग पैरेलली, और लीनियर तो चल ही रहा है, तो हमारे पास लीनियर और ऑसिलेटरी का कॉम्बिनेशन चलना है। लेकिन हिताक्षी, लीनियर और ऑसिलेटरी में भी दो टाइप के कॉम्बिनेशन चल सकते हैं, वन लीनियर प्लस परपेंडिकुलर, सेकेंड लीनियर प्लस पैरेलल। पक्का बात समझ में आती है। तो अभी पहले हम ये लीनियर वाले को समझेंगे, ताकि हम लोगों को टर्म्स रिलेट हो सके। अभी तो हम वेव नेचर पे पहुंचेंगे। पार्टिकल नेचर तो बड़ा आसान था कि भैया मोमेंटम होगा तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, और उसी बिहाफ पर हमने E इक्वल्स टू MC स्क्वायर लिख दी थी।
इवन उसको हम यूज भी नहीं करेंगे ज्यादा। लेकिन वेव नेचर के अंदर वेव समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नाइन्थ में बहुत सारे बच्चों का साउंड चैप्टर आधा था, आधा नहीं था, या कटवा दिया गया था या नहीं करवाया था। मेरे लिए वो 0 पे खड़ा है। पक्का? चलिए लिखिए। स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी हाँ, वेव नेचर चल रहा है। सेकंड मतलब लिखना वेव नेचर, और उसमें स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी। सर ये समझ नहीं आई, आपने पैकेट की जगह पार्टिकल क्यों नहीं लिखा? बच्चे पार्टिकल नेचर में हम वर्ड पार्टिकल इस्तेमाल करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट को, लेकिन वेव नेचर में हम स्मॉलेस्ट यूनिट को सीधा क्वांटा बोलते हैं। अब आपको समझाने के लिए मैं स्मॉलेस्ट यूनिट पार्टिकल बोल सकता था, लेकिन वो कहीं ना कहीं मेरी पूरी की पूरी नेचर्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा। इसलिए मैंने पार्टिकल की जगह पे क्या वर्ड इस्तेमाल करा है? पक्का? देखो, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज नोन एज क्वांटा। while packet of light is known as photon. Next point. Any quanta released from a source possess a combination of two motion, possess a combination of two motion. First linear, second oscillatory motion. लिख लिया? देखिए, oscillatory motion can be of two types, can be of two types. First, transverse, second longitudinal. बेटा ये दोनों ऑसिलेटरी मोशन के ही सब पार्ट से हैं। फर्स्ट, ट्रांसवर्स मोशन, when a quanta when a quanta oscillates perpendicular to the direction of linear motion, it refers to as transverse motion.
these type of radiations हमने बाद में लिखा होगा these type of radiations do not require a medium to travel. Example, light. Second, longitudinal motion. When a quanta oscillates parallel to the direction of linear motion, full stop. It may require a medium to travel. May require a medium to travel. Example, sound. देखो हम लोग ना बहुत सारे रेडिएशन से घिरे हुए होते हैं। इवन मेरे और आपके बीच में ना एक मैश है बहुत सारे रेडिएशंस का, लेकिन हम लोगों की जो विजिबल रेंज है उसमें लाइट का वाला रेडिएशन नजर आता है। आप लोगों ने शायद 10th क्लास में अगर पढ़ा होगा थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, तो उसमें आपको पता है कि एक रेंज होती है विबग्योर, वॉयलेट से रेड तक, दैट इज योर लाइट, दैट इज योर विजिबल रेंज। ऐसे ही हमारी एक ऑडिबल रेंज होती है, सुनने वाली रेंज, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। उससे नीचे आपके लिए इंफ्रासोनिक और उससे ऊपर अल्ट्रासोनिक रेज होती है। सोनिक मींस एबिलिटी टू हियर, तो उससे कम होगा तो इंफ्रासोनिक और उससे ऊपर होगा तो अल्ट्रासोनिक। तो वहां पर वो रेज रहती हैं। तो अभी हम लोग वही टर्मिनोलॉजी पे सीखने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें बताएं कि एग्जैक्टली कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो मूव कर रही है हमारे आसपास वो बिहेव कैसा कर रही है। क्योंकि ये समझ में आएगा तो बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, और वही चीजें बोहर्स ने इस्तेमाल करी। देखो बेटा, आप लोगों ने जब 9th क्लास में मॉडल ऑफ एटम्स पढ़े थे, जे थॉमसन मॉडल, उसकी कमी रदरफोर्ड ने, रदरफोर्ड मॉडल उसकी कमी बोहर्स ने। लेकिन बोहर्स आया था तो चीजें ना बहुत ज्यादा आ गई थी। उसने बोला इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड डिस्क्रीट शेल्स और ऑर्बिट्स। Each and every electron moving in a shell has certain amount of energy. An electron moving close to the nucleus have less energy, while electron moving away from the nucleus have more energy. सुने थे ना टर्म्स कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास मूव कर रहा है तो कम एनर्जी वाला है, और दूर मूव कर रहा है तो ज्यादा एनर्जी। तो जब हम ये एनर्जी के वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे थे तब तो हमें एनर्जी के बारे में बताया ही नहीं गया था। तब तो कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया था कि इलेक्ट्रॉन के पास कुछ एनर्जी भी होगी। अभी तो सिर्फ बता दिया था वो घूम रहा है न्यूक्लियस के आसपास। तो वहां पर ये जो एनर्जी का एस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं एनर्जी के बारे में सीखोगे, रेडिएशंस के बारे में सीखोगे, तभी तो उसको इस्तेमाल करोगे ना। तो हमें यहां पर कुछ ऐसी स्टडीज दिखाई गई या बताई गई जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली बोहर्स ने भी यूटिलाइज करी अपने मॉडल को लिखने के लिए।
और उन स्टडीज में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी थी हमारे रेडिएशंस का बिहेवियर। समझिएगा, अभी बहुत सारी चीजें मैंने लिखनी है और बतानी है, सिर्फ बोल रहा हूं। हमारे लिए एक ये बल्ब या ट्यूबलाइट जल रही है और उससे हमारे पास लाइट आ रही है, ये प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है। इसमें बहुत सारी लाइट, बहुत सारी साउंड, बहुत सारी हीट के टाइप्स रिलीज हो रहे हैं, लेकिन जो हमें दिखाई दे पा रहा है, जो हमारी विजिबल रेंज में है, हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। अब जो भी इसमें से रिलीज हो रहा है, जो भी इसमें से एमिट हो रहा है, दे ऑल आर रेडिएशंस। रेडिएशंस हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ स्मॉल पैकेट कॉल्ड क्वांटा। तो हर क्वांटा में हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी हो। खैर, हम लोग अगर उसको सिंप्लीफाई कर दें हिताक्षी, तो एक टाइप की अगर रे पकड़ लें, सिर्फ एक रे आई यहां तक, एक रे को पकड़े तो भी उसमें छोटे 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 पैकेट्स रिपीट कर रहे हैं, और वो छोटा पैकेट क्या कहलाएगा? क्वांटा। अगर वही लाइट वाली रे है तो उसको क्या कहेंगे? फोटोन। अब वो इतना सिंपल मेरे तक मूव नहीं कर रहा है, ये सपोज एक क्वांटा है, ये यहां से यहां तक आया, इतना सिंपल नहीं है। यहां से उसने यहां तक आना है, लेकिन यहां से यहां आने के लिए ये वाइब्रेट भी कर रहा है, यानी इट इज पोजेसिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, वन लीनियर एंड सेकेंड ऑसिलेटरी। अब हिताक्षी, ऑसिलेटरी भी दो तरीके का, एक हो सकता है इस लीनियर की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो, दूसरा हो सकता है पैरेलल हो। तो वहां परपेंडिकुलर या पैरेलल को हमने नाम दिए एज ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। जहां ट्रांसवर्स है वो आपके लिए मीडियम रिक्वायर नहीं करता, लेकिन लॉन्गिट्यूडनल के लिए क्या है? मीडियम की रिक्वायरमेंट है। अब कह रहे हो सर याद कैसे करेंगे? तो बेटा ध्यान से देखना, ट्रांसवर्स में कौन सा अल्फाबेट है? इसको उल्टा कर दूं तो पैरेलल का साइन हो गया। तो यहां पर जब मोशन, सॉरी, परपेंडिकुलर का साइन हो गया। जब मोशन परपेंडिकुलर होगा तो कौन सा वाला मोशन दिखाएगा? ट्रांसवर्स मोशन। और फिर लॉन्गिट्यूडनल होगा तो पैरेलल। पक्का? जल्दी से 2 मिनट लगाकर रीड कर रहे हो जो मैंने लिखवाया है। अभी तक मैंने कुछ भी बातचीत नहीं करी है, वेव नेचर क्या होता है, कैसा होता है, कैसे बोल सकते हैं हम वेव नेचर। तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ जर्नी में आना है। सिंपल सी बात को समझिएगा, दोबारा से 1 मिनट के लिए बोल दूं, मैं ये पेन उठाकर रंजीत को मारूं, इसको चोट लगे, तो मैंने पेन का कौन सा नेचर इस्तेमाल करा है? पार्टिकल नेचर। क्योंकि इसके ऊपर इंपैक्ट पहुंचा ना, वो इंपैक्ट जोर से मारता तो ज्यादा पहुंचता, और धीरे मारता तो कम पहुंचता। इसको मारता तो कम पहुंचता, और पत्थर उठाकर मारता तो ज्यादा पहुंचता। तो इंपैक्ट जब भी पहुंचाने की बात आएगी, हम कौन से नेचर की बात कर रहे हैं? पार्टिकल नेचर की। और वहीं पर अभी हम इससे आगे बढ़ रहे हैं वेव नेचर की तरफ, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। क्या पता है वेव नेचर क्या होता है? नहीं पता ना। तो वेव नेचर सीखेंगे, लेकिन वेव नेचर सीखने से पहले मुझे कुछ टर्म्स चाहिए। वो टर्म्स में सबसे पहला टर्म था क्वांटा, उसके बाद दूसरा टर्म है हमारा मोशन। मोशन में भी हमने कौन सा मोशन देखा? ऑसिलेटरी मोशन कॉम्बिनेशन विद लीनियर मोशन। और वो ऑसिलेटरी मोशन में भी हमने दो टाइप देखे, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, यानी ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूड। अभी इससे आगे की जर्नी होनी है, लेकिन अभी आप रीड कर रहे हो इंपॉर्टेंटली। प्रश्न, कुछ डाउट है? नहीं सर। साथ में लिखा है ना? अभी तो समझ रही हूँ। हाँ हाँ, तो लिखोगे कब? बाद में लिखूंगा सर, वीडियो वीडियो जब आपकी वीडियो आएगी। सही बात है। पॉपकॉर्न वगैरह खा रहे थे साथ में? नहीं नहीं। आराम से वो सोफा पे ऐसे बैठकर ऐसे हाथ रखकर है, मूवी देख रहे हैं ना हम। नहीं सर, टेबल पे हूँ। बच्चे लिख लिया कर साथ में। चलिए जल्दी से रीड कर रहे हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके घर पे एक एंसिस्टर प्रॉपर्टी है, वो बड़ी वाली नहीं, सिर्फ छोटी सी घड़ी, ऐसा कुछ। अब ये भाई साहब यहां से यहां जाते हैं, तो इट इज जस्ट शोइंग टू एंड
एनीथिंग विच ऑफर्स टू एंड फ्रो इज शोइंग ऑसिलेट। मैं भी तो कब से इतनी देर से यही कर रहा हूं, टू एंड फ्रो। तो मैं भी क्या दिखा रहा हूं, ऑसिलेटरी मोशन दिखा रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे पार्टिकल्स अगर लीनियर मोशन बंद कर दें तो वो अपनी जगह पे क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट या ऑसिलेट करते रहेंगे। बट उनके पास दो कलेक्शंस हैं, एक तो ऐसे चलने की, साथ में आगे आने की। तो टेक्निकली ये कैसा हो गया, ऐसा, या पक्का। और वियर्ड एग्जाम्पल में बात करते हैं, हम लोग सपोज अम्यूजमेंट पार्क गए, वहां पर झूले लगे होते हैं। तो एक टाइप का झूला था, यहां से शुरू होता है, यहां तक पहुंचाता है, कैसे चलता है, फिर सेम झूला, तो यहां पर ये आगे पीछे करके एंड पर पहुंच रहा है। एंड पर इसलिए पहुंचा क्योंकि लीनियर मोशन था, लेकिन आगे पीछे हो रहा है यानी ऑसिलेटरी। अब पता चले एक सीट पे बिठा दें और ये बस ऊपर नीचे हो जाए, तो ये क्या है, याद है कौन सा झूला होता है वो, ड्रैगन वाला, सीसॉ ले लो, कोलंबस ले लो, तो वो सारे क्या बेस्ट। तो ऊपर में बैठी हो, नीचे बैठी हो, तो खड़ा हो जाता है, तो कूद के वहां नहीं चले जाता। और हवा तेज आई तो जेब में सिक्के वगैरह डाल के रुकता है या नहीं, पक्का। चलो जल्दी से प्लीज रीड कर रहे हो। तो उस दिन सुबह स्कूल नहीं गया, बाहर निकला तो स्कूल के लिए गलती से यहाँ वाली साइड निकल गया, है ना गणेश, में बारिश ज्यादा हो रही थी। प्लीज, आई एम नॉट डूइंग बॉडी शेमिंग, ठीक है ना। बस बस, चलिए प्लीज। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा चीजों को रिवाइज करके आएंगे। अभी दोनों बैचेस में सेम चल रहा है, जो उनसे आपकी ये MWF TTS 5:30 to 6:30 है। जो TTS में इवनिंग 7:30 है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो उसमें अभी तो नहीं बोलूंगा, जब बैकअप के लिए बुलाऊंगा तब उसके हिसाब से बुला लूंगा। और प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इन द मेन टाइम प्लीज रिवाइज करिएगा। जो टाइमिंग्स दूंगा बैकअप के लिए प्लीज उन टाइमिंग्स पे आइएगा, जैसे जैसे बात करूंगा। मैं से थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, और 2 4 5 दिन में आपकी छुट्टियां वैसे ही शुरू हो रही हैं। तो अगर 1% डिले में है, या किसी का यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो वो डिस्कस करे। अगर यूनिट टेस्ट वगैरह नहीं आ रहा है, फिर तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं आराम से आपके साथ करवा दूंगा, क्योंकि और आप लोग भी थोड़े से अभी ट्रॉमा में हो गए, रिजल्ट विजल्ट आने वाला है ना। चलिए यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बात करेंगे, बट प्लीज मेक श्योर चीजों को रिवाइज करके आओगे, कोई भी चीज स्किप नहीं करोगे।